दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। मैं रत्नभूषण आ रहा हूँ आपके शहर में आपके सपनों को ऊंची उड़ान भरने के लिए, एक सुनहरे भविष्य की ओर, एक सुनहरे भविष्य की तैयारी। स्वेट मार्डन की प्रसिद्ध पुस्तक उन्नति कैसे करें। धन को गुप्त रखें। कपड़ों पर हम सब कुछ बलिदान कर देते हैं। हम यहाँ तक कुर्बान कर देते हैं कि अंततः ही हमारा आनंद और सुख आराम समाप्त हो जाता है। कपड़ों की सफ़ेद पोशी हमारे रुपए पैसे की संदूकची को बिल्कुल खाली कर देती है। इससे हमारा रसोई का भंडार खाली हो जाता है। इससे रसोई घर की आग भी बुझ जाती है और घर में भूख का प्रवेश हो जाता है। कोहरा, अंधेरा और दुख छा जाता है। काश कि हम सोच कर चलते और हमारे घर में शांति, सुख और अतिथि सत्कार का निवास होता। कह पर एक लोक कथा से हमको पता चला कि एक गुरु के शिष्य ने टूटे हुए शीशे के टुकड़ों को, जिन्हें फेंक दिया गया था, आपस में जोड़कर गिरजे की इतनी सुंदर खिड़की बनाई थी कि जिसकी सुंदरता की सीमा नहीं। बालक के मन के सामने जो आदर्श था, उसी के द्वार वे कांच के टुकड़े एकत्र हो गए और उनसे पूर्ण सौंदर्य में रूपरेखा प्रकट हुई। एन.डी. हिलिस। जब जॉन डब्ल्यू मैकार्टी, जिसे मिट्टी के तेल का जानी कहा जाता है था, अकस्मात धनी बन गया, तब वह नवविवेक था तथा व्यापार के नियमों से अपरिचित था। वह अपने पैसों को उछलता पूर्वक व्यय कर देता था। यदि वह घोड़ा, गाड़ी और घोड़े की जगह खरीदता तो किसी साइस को उसे चलाने के लिए नौकर रखता था, तो अंत में घोड़ा, गाड़ी और घोड़ों की जोड़ी उसी साइस को भेंट कर देता था। साइस हक्का बक्का रह जाता था। इस प्रकार की चेष्टाओं के कारण वह शीघ्र ही पुनः निर्धन बन गया। उसे प्रतिदिन की जीविका कमाने के लिए फिर से मजदूर बनने पर बाध्य होना पड़ा। एक बार वह पुनः अपने वास्तविक स्तर पर आ गया, मानो किसी नदी में अस्थायी रूप से बाढ़ आ गई हो और पुनः पानी उतर गया हो और नदी अपने दोनों किनारों से पुनः सीमित हो गई हो। देर सवेर यदि स्वास्थ्य बना रहे और दुर्घटना न हो तो प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक परिवार में एक न एक बार धन की बाढ़ आती है। तब वे धनी बन जाते हैं और तब तक धनी बने रहते हैं जब तक वे इसके योग्य रहते हैं। इस योग्यता का नियमन संसार के द्वारा किया जाता है। निर्धनता के दबाव से और आर्थिक स्वाधीनता की इच्छा से परिश्रम और निर्भीकता की प्रेरणा मिलती है। इसका परिणाम यह होता है कि धन संपत्ति आती है। जब अत्यधिक धन संपदा आती है तो उससे उदारता आती है और प्रायः अपव्यय की प्रवृत्ति भी आ जाती है। तब धन के संचित भंडार अवश्य तितर बितर हो जाते हैं। यह दूसरी बात है कि यह काम जल्दी हो जाए या देर से। पुरानी उक्ति प्राय ठीक ही है। तीन पीढ़ियों बाद परिवार को यही पुरानी आर्थिक स्थिति हो जाती है। अधिक से अधिक 4 या 5 पीढ़ियों में तो यह परिवर्तन अवश्य ही हो जाता है। बवेरिया का पागल राजा लुडविग पैसे के व्यवहारिक मूल्य के ज्ञान से शून्य था। बाल्यकाल में उसे खर्चने के लिए बहुत कम पैसे प्राप्त होते थे। जब वह 18 वर्ष का हुआ तब राज्य ने उसके लिए सोने का पर्स भेंट किया। उसने पहले अपनी माता के लिए सोने का हार खरीदा। इसका मूल्य चुकाने के लिए उसने सर्राफ को सारा ही पर्स दे डाला। स्वर्ण का मूल्य वह जान ही कैसे सकता था, जबकि उसके लिए उसने कभी श्रम न किया था। तब उसने आखेट के जंगल को वार्सिलीज नगर बनाने की आज्ञा दी या म्यूनिक को विश्व का महानगर बनाने की आज्ञा दी, तो क्या इसके लिए वह स्वाभाविक न था? वह एक से कहे ऐसा करो, दूसरे से कहे इसका दाम तुम दे दो। कहा जाता है कि महारानी जोसेफाइन को उसके शासनकाल के आरंभ में 72,000 पाउंड प्रतिवर्ष प्रसाधन सामग्रियों के लिए दिया जाता था। बाद में वह राशि 90,000 पाउंड कर दी गई, परंतु ऐसा एक वर्ष न बीता जब उसने अपने इस भत्ते के भीतर निर्वाह किया हो। प्रतिवर्ष उसका खर्चा बढ़ता जाता और नेपोलियन को उसकी सहायता के लिए आना पड़ता था। मेसन ने अनुमान लगाया कि अपने शासनकाल में जोसेफाइन अपनी प्रसाधन सामग्रियों पर 2,20,000 पाउंड प्रतिवर्ष व्यय करती थी। उसने वस्त्र भंडार में जाकर और एक वस्तु के बाद दूसरों का वस्तु का मूल्य जानकर और एक एक प्रकार के वस्तुओं की संख्या गिनकर ही क्यों जान सकता था एक नारी किस प्रकार इतनी बड़ी राशि को व्यय कर सकती है। उदाहरण के तौर पर उसका चोंगा प्राय सदा ही सफ़ेद रेशम का होता था। प्राय उसकी पर कीमती कढ़ाई की गई होती थी। उसके पास 150 से अधिक जोड़ियां दस्ताने होते थे, जिनमें से हर एक का मूल्य $4 से $8 तक होता था। वह सदा 2 नाई नौकर रखती थी।
जिनमें से एक तो प्रतिदिन के लिए उसका वेतन 1200 पाउंड प्रतिवर्ष होता था और दूसरा विशेष अवसरों के लिए जिसका वेतन 2000 पाउंड वार्षिक होता था। वेतन के अतिरिक्त वह प्रत्येक नाई को फर्नीचर, सजावट आदि के लिए 1000 से 2000 पाउंड प्रतिवर्ष पृथक देती थी। इस तरह प्रसाधन की अन्य छोटी मोटी वस्तुओं के लिए भी वह खुला खर्च करती थी। यदि नेपोलियन में व्यवहारिक मितव्ययता न होती तो जोसेफाइन की फिजूलखर्ची का फ्रांस के सरदार अवश्य डट कर विरोध करते और फ्रांस की जनता उसे करारा मजाक चखाती। राक्षसी संपदा को निगल रही थी और जनता भूखे मरती थी। रोमन साम्राज्य के दिनों में वहाँ अपव्यय के जैसे उदाहरण मिलते, जैसे चकित रहने वाले उदाहरण अन्यत्र कहीं नहीं मिलते। जिस समय वहाँ समस्त जनता काँपा करती थी, कहीं सिकंदरिया से आने वाले अनाज का जहाज देरी से न पहुँचे, नहीं तो भूखे मरना पड़ा। उसी समय वहाँ के ऊंचे वर्ग के लोग एक एक शानदार दावत पर असीम संपदा लुटाते थे और हीरे मड़ियों से मड़े सुरा पात्रों में भरकर शराब पिया करते थे, जिनका मूल्य सैकड़ों पाउंड होता था। और इन दावतों में मोरों की खोपड़ियों और कोयलों की जबानों से मांस उड़ाए जाते थे। परिणामतः बीमारियां फैलीं और लोग अल्पायु में मरने लगे। उस काल में रोमन स्त्रियों की वेशभूषा अत्यंत चटकीली और शानदार होती थी। बड़े प्लिनी का कथन है, प्लिनी जिन्होंने किताब लिखा था नेचुरलिस्ट हिस्टोरी का, कथन है, लोलिया पोलिना को उसकी सगाई के सभोज के अवसर पर उसने अपनी आंखों से देखा था। उस समय उसने जो परिधान पहन रखा था उसमें लाल और हीरे जवाहरात इस तरह जड़े हुए थे कि समस्त पोशाक उनसे ढकी हुई थी। उस पोशाक पर 2 करोड़ सेस्टर बहे हुए थे और यह भी कहा जाता है कि उसकी अन्य पोशाक से वे पोशाक कम कीमती थी। पेटूपन, सनकीपन, फिजूल खर्ची, आडंबर, अपवित्रता आदि का एक तूफान सा उस समाज में छाया हुआ था और उस समय जो मनोरंजन के लिए या थकावट उतारने के लिए इनके सिवाय अन्य कोई मार्ग न सोचता। वे लोग दावतों पर इतना धन उड़ाते थे कि उन धन राशियों का एक एक विश्वास नहीं होता। स्वेटोनियम ने एक प्रीति भोज का उल्लेख किया है जो बैटिलियस को उसके भाई ने दिया था। इस प्रीति भोज में अन्य पदार्थों के अतिरिक्त 2000 सर्वोत्तम मछलियाँ थीं, 7000 विभिन्न बढ़िया पक्षी थे। उस प्रीति भोज में एक स्पेशल प्लेट इतनी बड़ी थी कि उसका नाम मिनर्वा की ढाल थे। इसे सकारी के जिगर के मांस से और तोतों तथा कोयलों की जबान के मांस से भरा गया था। इन पदार्थों को इसलिए उस प्रीति भोज में खास तौर पर रखा गया था कि इन पर खर्च बहुत आता था। वे वस्तुएं सीमातीत अपव्यय का उदाहरण है, परंतु आज के युग में भी लोग अपनी आय के अनुपात से अपनी संपदा को व्यर्थ के दिखावे में लुटाने से पीछे नहीं रहते और इसे वे अपनी उदारता कहते हैं। एक चतुर विचारक का कथन है कि एक शिशु को पालने के लिए एक प्रदेश को आय की आवश्यकता होती है। हम व्यर्थ के अव्यय में एक दूसरे से होड़ करते हैं। भौतिक वस्तुओं के संचय में और संपदा के अव्यय में एक दूसरे को पछाड़ देना चाहते हैं। हमारे विचार सदा इस बात तक सीमित रहते हैं कि संसार के पदार्थों का उत्पादन कैसे बढ़ाएं और फिर उन्हें अपने अधिकार में कैसे लाएं। यह संसार भर में फैला हुआ एक विचार है कि सुख और आनंद कम और अधिक आय में प्राप्त होता है। एक आधुनिक अर्थशास्त्री का कथन है, धन उपार्जित करना आसान है परंतु उसे स्थिर रखना बड़ा कठिन है। आनंद इस विज्ञान पर निर्भर करता है कि मनुष्य जो कुछ उपार्जन करता है उसमें से कुछ बचत करता है, भले ही वह बचत कितनी ही कम क्यों न हो, इन पदार्थों को प्राप्त कर सके जिनकी उसे इच्छा है या जो उसके लिए आवश्यक है।